So let's move forward. Next thing we come across is, हम बोलते हैं now we are dealing with elastic bodies. Now elastic bodies को जो deforming force होती है, the deforming force, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट थिंग इज, जो deforming force होती है, it is some external force, ठीक है, प्लस उसके अंदर की बॉडी के अंदर की टेंशन्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकती हैं, प्लस फ्रिक्शन भी हो सकता है, प्लस विस्कोसिटी वाली फोर्स भी हो सकती है, विस्कस फोर्स. तो ऐसी डीफॉर्मिंग फोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी की चेंजेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इस पूरे के पूरे कंपोनेंट्स के सम को अगर मुझे एक नाम देना हो तो आई विल गिव इट द नेम ऑफ लोड. लोड के अंदर कोई भी ऐसी फोर्स जो बॉडी की डायमेंशंस चेंज करने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो सबका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. इसके अंदर एटसेट्रा भी होगा जो बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा, राइट. तो ये हो गया मेरा लोड. नाउ लोड इज एक्चुअली फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे दिस इज टोटल फोर्स अप्लाइड ओवर पर यूनिट एरिया. क्योंकि हम जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, उसके किसी ना किसी फेस के ऊपर लगाएंगे, तो उस फेस का जो भी एरिया होगा दैट विल कम ओवर हेयर, ठीक है ना. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, ठीक है. तो हम बोलते हैं लोड इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स विल बी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. क्लियर है. नाउ जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ तो डिफॉर्मेशन आएगी. यहाँ पे लिखते हैं डिफॉर्मेशन. This load which is pressure and this is force applied per unit area, इसको हम also will known as stress. जो अपन लोगों के ऊपर है माइंड में वो वाला स्ट्रेस नहीं, दिस इज अ फिजिकल स्ट्रेस जो हम बॉडीज के ऊपर अप्लाई करते हैं टू मेक द डिफॉर्मेशन. नाउ डिफॉर्मेशन क्या होगा, नाउ सपोज कोई वायर है, मैंने उसे स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेच करना स्टार्ट करा तो उसमें इलोंगेशन आएगी. तो आई विल से इलोंगेशन इज डेल्टा एल. तो डिफॉर्मेशन हो जाएगी ये. किसी भी अगर मैं शीट को लेके ऐसे स्ट्रेच करती हूँ तो उसके क्या होगा, एरिया के अंदर चेंज आएगा, तो दैट विल बी डेल्टा ए. सिमिलरली डेल्टा वी, है ना. वॉल्यूम में भी तो चेंज आएगा. अगर सपोज मैं किसी गैस को एक्सपैंड करती हूँ तो उस केस के अंदर हमारी डिफॉर्मेशंस होती हैं ये. लेकिन इन डिफॉर्मेशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो डिफॉर्मेशन व्हाट विल डील विद इज स्ट्रेन. ये दोनों भाई बहन हैं, ये हमेशा साथ रहेंगे. मोर प्रोमिनेंटली हस्बैंड वाइफ है तो ज़्यादा साथ रहेंगे. तो स्ट्रेन विल बी द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. जितनी भी मेरी इलोंगेशन है, सपोज 5 सेंटीमीटर की वायर थी, उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर की इलोंगेशन है, तो माई रेशियो विल बी 0.5 ओवर 5, राइट. सिमिलरली डेल्टा ए ओवर ए, सिमिलरली डेल्टा वी ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम. तो दीज आर माई स्ट्रेन. स्ट्रेन के अंदर अब इसकी यूनिट्स क्या होगी, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर एरिया नीचे एरिया, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम.
तो यूनिट्स में इट विल बी डायमेंशनलेस या फिर यूनिटलेस। क्लियर है? इनका क्या नाम है वो आगे देखेंगे। अभी के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डिफॉर्मेशन क्लियर है आप लोगों को, इनकी यूनिट्स क्लियर है, कोई चीज़ नई नहीं है, सिर्फ नाम नया दे दिया है। आप ऑलरेडी ये नाम भी सुन चुके हैं, ये पढ़ के आगे आए हैं, हमें बस उसमें आगे चलना है। तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो लोड है उसको विल कॉल स्ट्रेस, एंड जो भी मेरी डिफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन, है ना। तो अब चलते हैं इनकी टाइप्स क्या होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज नॉर्मल स्ट्रेस। इसको डायग्राम से देखते हैं, काफ़ी इजी रहेगा, एक बारी में क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक क्यूब है, जिसकी साइड इज ए। क्लियर है? इसका जो इधर वाला फेस है, द फेस ये वाला, इसके बिल्कुल नॉर्मल बोला है तो 90 डिग्रीज के ऊपर जो मेरी फोर्स लगेगी, और इस एरिया के ऊपर, तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस will be force applied per unit area। मतलब कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया विल बी नोन एज द नॉर्मल स्ट्रेस। कब? जब वो किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्रीज के ऊपर एक्ट करेगी। जस्ट लाइक नॉर्मल और टेंजेंट जो हम बोलते हैं, सेम केस यहाँ पे चल रहा है। तो नॉर्मल अगर वो उसके ऊपर एक्ट करेगी तो दैट विल बी माई नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सा होगा? जैसे कि नाम बता रहे टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग, तो इसी क्यूब के ऊपर अगर मैं जो ये वाला फेस है, इस फेस के अलोंग इसको फोर्स लगाऊं F। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आप स्कूल में, कॉलेज में, क्लासरूम में, घर पे कोई भी टेबल है, नॉर्मल टेबल जो है, ठीक है, उसके 4 लेग्स रहेंगे। आपको अगर उसे शिफ्ट करना होता है तो आप उसके टॉप को पकड़ के ऐसे पुश करते हो। यू आर नॉट पुशिंग द बेस ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल, आप उसके ऊपर वाले को पुश करते हो, जिसके साथ वो मूव हो जाता है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ रिजिड बॉडी, नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो वो क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। इसके कारण नाउ ये जो चीज़ थी फोर्स, ये मूव करेगी, तो इस जो भी फेस है, उस फेस के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन टोटल के अंदर अगर हम देखें, इधर अगर फिक्स होगा तो दिस विल लीड टू चेंज इन लेंथ एज वेल एज चेंज इन वॉल्यूम। या तो ये वाली जो साइड है इसको कंप्रेस कर देगा या एलोंगेट कर देगा, इस तरीके से होगा, या फिर पूरी की पूरी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। लेकिन जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो क्या चेंज करेगा? जो मैंने एग्जांपल दिया, जब आप टेबल को मूव करते हो तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जस्ट बिफोर मूविंग या ड्रैग होने से जस्ट बिफोर, वो जो टेबल का टॉप पहले ऐसे उसके ऊपर था, वो ऐसे होता है। थोड़ा सा टेबल की जो लेग्स होती हैं वो मूव होती हैं, उससे पहले टेबल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, राइट? तो वही जो टेढ़ापन है उसका, वही जो एंगल वो बनाता है उस टाइम बिफोर स्टार्ट मूविंग, वही मेरा क्या होगा? इसको इस तरफ दिखाते हैं, यही वाली बॉडी क्या हो जाएगी? इधर आ जाएगी, और ये वाली बॉडी का ये एंगल कैसे बनाएगा? ऐसे। तो ये वाली जो साइड है ये यहाँ आ जाती है, और ये जो होता है दिस इज अ थीटा।
जो हमारे अंदर टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण आता है, ठीक है। तो we'll say tangential stress will lead to change in angle, ठीक है। कौन सा एंगल? थीटा एंगल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलेंगे? उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस के कारण चेंज इज ग्रेटर देन 0, मतलब इट इज पॉजिटिव, मतलब चाहे वॉल्यूम है चाहे लेंथ है, इफ इट इज इंक्रीजिंग तो होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेट हो रहा है। सिमिलरली इफ my change is less than 0 or negative, तो we'll call it compressive stress। ठीक है ना, क्लियर है। नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मली एक्ट करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा, ये चेंज इन लेंथ करेंगे। चेंज इन लेंथ कैसे देगा? डेल्टा एल। चेंज इन वॉल्यूम विल बी डेल्टा वी। क्लियर है। अब इसके आगे अगर हम देखें, ये तो बात होगी स्ट्रेस की कैटेगरीज। नॉर्मल स्ट्रेस के कारण मेरी जब लेंथ चेंज हुई तो हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के कारण मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये आ गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसके कारण? नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। दूसरा आएगा बल्क स्ट्रेन। बल्क मतलब पूरा का पूरा मतलब वॉल्यूम। अगेन स्ट्रेन है तो डेल्टा वी ओवर कैपिटल वी, ठीक है। थर्ड इज शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन कौन सा होगा? जब मेरी टेंजेंशियल स्ट्रेस पिक्चर में आएगी उस टाइम पे जो मेरी चेंज इन एंगल होगा थीटा, दिस थीटा विल बी नोन एज शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, दिस इज स्मॉल एल जो मेरी लेंथ चेंज हुई है, और ये वाली लेंथ क्या है? फिक्स है। कैपिटल एल कह लो चाहे इसको ए कह लो, हमने ए बोला था तो इसके अंदर दिस लेंथ इज एल, ये थीटा है ना। तो इस ट्रायंगल को इफ आई ड्रॉ तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज एल एंड दिस इज कैपिटल एल और ये मेरा एंगल है थीटा। तो sin theta will be L over capital L. When theta is small, sin theta is approximately equal to theta. तो मेरा थीटा जो shear strain है वो क्या आएगा? स्मॉल l over कैपिटल L। क्लियर है। नॉर्मल स्ट्रेस दो चीज़ें, डेल्टा L डेल्टा V। टेंजेंशियल स्ट्रेस थीटा, टेंसाइल में इलोंगेशन होगा, कंप्रेसिव में कंप्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में इट विल द रेशियो ऑफ डेल्टा एल ओवर कैपिटल एल, बल्क में डेल्टा वी ओवर वी, थीटा में एल ओवर एल। क्लियर है। नाउ इफ यू आस्क, जो भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने यहाँ पे किया उसके बाद इन दोनों के अंदर रिलेशन होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमेशा साथ रहेंगे, तो वो रिलेशन किससे आएगा? वो रिलेशन जाके आएगा हुक्स लॉ से। लेट्स मूव ऑन टू हुक्स लॉ।